दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, केबीएस तथा नेट जेआरएफ के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के प्रमुख विचारों तथा सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इसका पार्ट 1 पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑस्टिन महोदय का है। यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य के भक्ति की भावना की पुष्टि होती है? तो यह कथन हीगल महोदय का है। अधिकार कानून तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बेंथम का है। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। आगे देखते हैं। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है अथवा यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा अरस्तू ने दी है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बेंथम ने किया है। विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो AB डाइसी को दिया जाता है। और डाइसी ने किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो विधि के शासन की श्रेष्ठ व्याख्या की है। व्यक्ति का के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन अरस्तू का है। और अरस्तू को ही राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है? तो मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का क्या अभिप्राय है? तो मानव स्थापित विधि माना जाता है विधि के शासन में विधि शब्द का अर्थ। अगला प्रश्न है। न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, मार्शल लॉ तथा शक्तियों का पृथक्करण में से कौन विधि के शासन से निकटतम संबंधित है? तो संविधानवाद जो है विधि के शासन के निकटतम संबंधित है। अगला है। राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से टॉमस एक्विनास, सिसरो तथा बर्क में से कौन संबंध है? तो सिसरो संबंधित है। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बदले के सिद्धांत पर आधारित है। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन लॉक का है। व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर और मन पर संप्रभु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मिल महोदय का है। अगला प्रश्न है। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉक महोदय का है। कानून सामाजिक आचरण का नियम करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा डिग्बी महोदय ने दी है। क्या यह कथन सही दिया हुआ है कि लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है? तो लॉक ने स्पष्ट रूप से सरकार और राज्य में विभेद स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है। यह विचार किसने दिया है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती? तो यह कथन क्रेब महोदय का है। यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रेब महोदय का है। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डिग्बिट महोदय से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न है। कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। कानून की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा सामंत महोदय के द्वारा दी गई है। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है। इसका कारण क्या है? तो आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई क्योंकि वर्तमान में कल्याणकारी राज्यों का उदय हो गया है। प्लेटो ने द रिपब्लिक, द लॉज, स्टेट्समैन, द पॉलिटिक्स पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो द लॉज में प्लेटो ने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है। दितांत का अर्थ क्या है? तो दितांत का अर्थ होता है तनावों का शैथिल्य, संगठन, मौलिक सिद्धांतों से असहमत, संवैधानिक पद्धति तथा राष्ट्रीय हित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? तो मौलिक सिद्धांतों से असहमति जो है ये राजनीतिक दलों का प्रमुख तत्व नहीं है।
एक सबके लिए और सब एक के लिए एक का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो सामूहिक सुरक्षा के सूत्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, तो तथ्यों के अध्ययन पर बल देना परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। प्रभाव की विशेषता नहीं है, तो उसे देखा जा सकता है, ये प्रभाव की विशेषता नहीं है। द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है, कौन सा लाभ नहीं है? तो निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण जो है ये द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है। किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? तो यह कथन अरविंद घोष महोदय का है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये जो है आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे। जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी लीकाक महोदय ने की थी। आगे देखते हैं, हीगल और ग्रीन सहमत नहीं थे, तो किससे सहमत नहीं थे? तो राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में तथा व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में सहमत नहीं है। हीगल ने नागरिक समाज को किस रूप में देखा है? तो हीगल ने नागरिक समाज को सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा है। किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? तो नॉर्थव्यूड पार्किंसन ने ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, केसी वीयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ क्या है? तो दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार। नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किसने किया है? तो मिलिट ने प्रतिपादित किया है। हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह किसने कहा था? तो यह मुनरो ने कहा था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 50 वर्षों के मतभेद एवं 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं, यह किसने कहा था? तो यह जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था। आगे देखते हैं, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, यह कथन किसका है? यह कथन हीगल महोदय का है। असंलग्नता को अनैतिक किसने कहा था? तो जॉन फोस्टर डलेस ने कहा है। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की महोदय का है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषताएं बताई हैं? तो एक कल्पित समुदाय के रूप में बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को परिभाषित किया है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों थी। आगे देखते हैं, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो अरस्तु ने इसका प्रतिपादन किया है। यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीयकरण की ओर ले जाती है, किस विचारक से संबंधित है? तो मार्क्स से संबंधित है। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन पेरेटो का है और कई बार पूछा गया स्टेटमेंट है। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? तो विल्फ्रेडो पेरेटो से संबंधित है। आगे देखते हैं, राजनीतिक यथार्थवाद के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? तो मार्गेनथाउ को जाना जाता है। यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के लेखक कौन है? तो हैंस मार्गेनथाउ ही हैं। बहुलवाद का समर्थन प्लेटो, लास्की, मार्क्स तथा गार्नर में से किस विचारक ने किया है? तो लास्की ने किया है। बेब, लिंडस, क्रैब तथा हीगल में से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? तो हीगल ने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है। आगे देखते हैं, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये विलियम बायड की परिभाषा है। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, ऐसा बेंथम का मानना है। अब कुछ सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं जो सही सुमेलित हैं। तो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष से संबंधित है, लोहिया सप्त क्रांति के से संबंधित है, जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति की विचारधारा से संबंधित और मिल उपयोगितावाद से संबंधित हैं। आगे कुछ और भी दी हुई हैं जो प्रमुख विचारक और उनके राजनीतिक विचार हैं। जे.एस. मिल जो हैं महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाएं उनके राजनीतिक विचार के अंतर्गत हैं। और थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्रतिपादन किया और संबंधित है। और मैकियावेली सीजेर बोर्गिया का राज्य शिल्प के नाम से जो विचार है उससे संबंधित। और मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित है। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। अगला है,
शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड एक्टन महोदय का है। अगला प्रश्न है, निम्न तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व क्या है? तो निम्न तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व प्रमुख है, जैसे द्वितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे, आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय, शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण। यह कथन सही है। राजनीतिक संस्कृत सामान्य संस्कृत का अभिन्न अंग है, यह कथन पूरी तरीके से सही है। आनुभाविक विश्वास, व्यक्तिपरक हित, मूल्य, अभिरुचियां तथा प्रभावी अनुक्रियाएं में से कौन राजनीतिक संस्कृत का संगठक नहीं है? तो व्यक्तिपरक हित जो है राजनीतिक संस्कृत के संगठकों के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है, राजनीति संस्कृति का अभिप्राय क्या है? तो राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोणों के समन्वित रूप से है। ल्यूसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण है। राजनीतिक सामाजिकरण के संदर्भ में सही कथन दिया गया है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण क्या नहीं है? तो राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये उसका प्रमुख लक्षणों के अंतर्गत नहीं आता है। डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या क्या हैं? तो डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर मांग, समर्थन तथा पुनः निवेश, ये तीनों हैं। किसने परिभाषित किया है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है? तो यह कथन आमंडियम पावेल से संबंधित है। जॉर्ज कैटलिन, लियो स्ट्रास, जॉर्ज सेबाइन तथा नॉर्मन जैक्सन में से कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है? तो लियो स्ट्रास जो हैं राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख उन्नायक माने जाते हैं। गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट मिशेल ने किया है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती, ये कथन किसका है? ये कथन रैमजे मेयोर का है। तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वह इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन लॉरेंस महोदय का है। उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन नॉर्थयोट पार्किंसन का है। अगला मैक्स वेबर है। तो मैक्स वेबर एक जर्मनी के राजनीतिक विचारक हैं। किसने कहा है सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? तो मैक्स वेबर ने सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति माना है। आप कुछ सही सुमेलित तथ्य दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो एडमंड बर्क रूढ़िवाद से संबंधित हैं, रॉबर्ट नाजिक इच्छा स्वतंत्रवाद से और जेरमी बेंथम उपयोगितावाद से, अल्सदायर मैकइंटायर जो है समुदायवाद विचारधारा से संबंधित हैं। अगला है, सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स वेबर ने किया है। कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता तथा राजनीतिक सत्ता में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? तो राजनीतिक सत्ता मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता के प्रकारों में से नहीं है। मैक्स वेबर, दुर्खीम और पेरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो समाजशास्त्री उपागम से जोड़ा जाता है। संसदीय वर्चस्ववाद, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, नैतिक संप्रभुता तथा चमत्कारी नेतृत्व में से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है? तो चमत्कारी नेतृत्व की अवधारणा मैक्स वेबर ने प्रतिपादित की है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं, तो निर्मित सामान के लिए केंद्र पर निर्भर होते हैं। मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया, ये किसने कहा था? तो यह कथन रैमजे मेयोर का है। किसके अनुसार मंत्रिमंडल एक सूर्यपिंड के समान है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं? तो यह कथन ग्लैडस्टन का है। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रांसिस बेकन महोदय का है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में जॉर्ज कैनन, राइनाल्ड नेबूर, हेंस मार्गेनथाउ तथा अब्राहम लिंकन में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? तो अब्राहम लिंकन का योगदान नहीं है। एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं क्या हैं? तो एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार परिवार, पाठशाला तथा धार्मिक संस्थाएं जो है नागरिक समाज की संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्गेनथाउ का है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिष्य होता है, ये कथन किसका है? ये कथन डैनिंग महोदय का है। अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो समीर अमीन ने डिपेंडेंसी थ्योरी का मॉडल जो है प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है इसमें, हेंस जे मार्गेनथाउ
जॉर्ज कैनन, जॉर्ज हर्ट, वुडरो विल्सन में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है? तो वुडरो विल्सन जो है यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है। उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उपयोगितावाद का संस्थापक बेंथम को माना जाता है। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। ये कथन किसका है? तो ये कथन हेनरी मैन का है। बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो बेंथम सुख दुख के प्राप्ति के 4 स्रोत मानता है। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सुख दुख में अंतर क्या है? तो बेंथम के अनुसार सुख दुख में प्रमुख अंतर मात्रा का है। किसने दुख व सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बेंथम ने किया है। प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा, यह विचार किसका है? तो यह विचार बेंथम महोदय का है। गियर के, हाब्स, मेटलैंड तथा जीडीएच कोल में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो हाब्स जो है बहुलवाद के सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में नहीं है। हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम के रूप में किया गया है कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, लेवियाथन का लेखक कौन है? तो लेवियाथन का लेखक हाब्स है। प्यूफेनडॉर्फ, हाब्सलाक तथा रूसो में से किस राजनीतिक चिंतक ने कहा है कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वह मनुष्यों को सुरक्षित कर सकें? तो ये कथन हाब्स महोदय का है, जिन्होंने संविधाओं को तलवार के बिना केवल शब्द मात्र ही माना है। आर्गान्स्की, स्नाइडर, हर्सेनी तथा सेलिंग में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं? तो आर्गान्स्की जो है खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। हीगल ने सभ्य समाज को देखा है, किस रूप में देखा है? तो सार्वभौमिकता के साकार रूप में देखा है। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ सही सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं। तो जॉर्ज सोरेल संघ समाजवाद से संबंधित है, हीगल आदर्शवाद से संबंधित है, जीडीएच कोल श्रेणी समाजवाद से संबंधित है और लास्की बहुलवाद से संबंधित है। अब प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आमंड ने किया था। प्रदत्त विधान क्या किया जाता है? तो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। मूल तटस्थता किसकी प्रमुख विशेषता है? तो व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक चेतना का अर्थ राज्य के प्रति प्रेम से लगाया जाता है। बहुलवादी, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी तथा संरचनात्मक यथार्थवादियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो बहुलवादी जो है राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है, इनमें से निम्न आधारभूत मान्यता नहीं है। तो राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं, ये प्रमुख या आधारभूत मान्यता नहीं है। आगे देखते हैं, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना के विकास का सही क्रम क्या है? तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना के विकास का सही क्रम उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध, कानूनी एवं राजनीतिक संगठन तथा विचारधाराएं हैं। सामुदायिकतावाद का एक प्रमुख धारा है, तो सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा प्रत्ययवाद की है। किसने कहा है? ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। तो ये जेफरसन का स्टेटमेंट है। कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है? तो व्यवहारवाद इस का समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है। अगला है, बहुलतावादी वकालत करते हैं। तो बहुलतावादी समुदायों की स्वायत्तता की वकालत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बेनो वासरमैन का है। जीवन स्वतंत्रता और सुख अनुसरण तथ्य हैं। तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। आगे देख लेते हैं, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समान निर्बल है किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाता है? तो ये फ्रांस की विशेषता दर्शाता है। जेरीमैंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं, इंग्लैंड, भारत, रूस तथा अमेरिका में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो रूस की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षविहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग को कहा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है तो राष्ट्रपति से संबंधित है, और अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो साथियों, आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा है? तो आइजनहावर के द्वारा जो है प्रयुक्त होने के बाद इसे व्यापक रूप में प्रयोग में लाया जाने लगा है। तो साथियों, ये थे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का रिवीजन नोट, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को, प्रमुख विचारों तथा सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखा है, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।